खर्चा पानी इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। क्या हुआ? गाड़ी ज्यादा बड़ी है? गाड़ी? अरे काश मुझ में ये सोफा पुश करने की ताकत होती। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी। नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत और आप देख रहे हैं खर्चा पानी, हमारा रोजाना का इकोनॉमिक बुलेटिन। और साथ में है अंशुमान जी। अंशुमान जी, आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट आ चुकी है। हाँ, और सप्ताह के इस अंतिम खर्चा पानी में हमारे पास आज खबरों की बरसात जैसी हुई है। बहुत सारे घटनाक्रम। एक एक तरफ से सूचना तकनीक के क्षेत्र में आरबीआई की रिपोर्ट, मार्केट्स और कई सारे महत्वपूर्ण आंकड़े, और प्लस जीएसटी काउंसिल की बैठक की उल्टी गिनती जो कि शुरू हो चुकी है। तो बहुत सारी चीजें हैं। हम सीमित समय में कुछ बड़ी घटनाओं पे आज चर्चा करने की कोशिश करेंगे। जरूर। और हमारे पास दो बड़ी खबरें हैं। एक, कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उदय कोटक का एक इंटरव्यू है जो एनडीटीवी में प्रकाशित हुआ था सबसे पहले। और उसके बाद आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट पर हम बातचीत करेंगे और चलते चलते बेरोजगारी के आंकड़े आए हैं उस पर बातचीत करेंगे। तो पहली खबर, उदय कोटक का इंटरव्यू एनडीटीवी में। बहुत सारी बातें कही उन्होंने। अंशुमान जी अपने इंटरव्यू में कहा है कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर बेनिफिट देना चाहिए, तमाम चीजें करनी चाहिए। लेकिन एक चीज जिस पर हल्ला मचा हुआ है, जिस पर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इस पर आप लोगों को बात करनी चाहिए, इस पर क्या मतलब। उन्होंने कहा है सरकार को नोट छापना शुरू कर देना चाहिए। अगर अब नहीं छापेंगे तो कब छापेंगे। उन्होंने कहा है कि आरबीआई को भरोसे में लेकर तमाम कार्यकलापों को अंजाम देना चाहिए और नोट छापना चाहिए। अंशुमान जी, कैसी ये कॉल है? इस तरह की कॉल देने से क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि नोट छापने पे तो हम लोग पहले भी बात कर ही चुके हैं। जी। सिद्धांत, उदय कोटक ने उन सभी जरूरी जगहों पर छुआ है जहां उन्हें छूना चाहिए था, और उद्योगपतियों को या बैंकर्स को, सरकार को उन सारे बिंदुओं पर टच करना चाहिए था या पूछना चाहिए था जहां उदय कोटक ने उन सारी चीजों पर छुआ है। उदय कोटक ने जो बात खुलकर नहीं कही वो लाइनों के मध्य से दिखती है कि पिछले साल का आत्मनिर्भर पैकेज कुछ नहीं कर सका, उसका कोई असर अर्थव्यवस्था पर नहीं दिखाई दिया। सरकार को अब कुछ आगे बढ़कर बोल्ड बड़ा फैसला लेना पड़ेगा जिसके जरिए इकोनॉमी में बढ़ोतरी हो सके। राजकोषीय घाटे की फिक्र छोड़नी पड़ेगी। फिक्र छोड़ ही दी है सरकार ने। पिछले साल से ही राजकोषीय घाटा काफी बढ़ चुका है इस साल। बाकी उन्होंने बहुत सारी चीजें कही हैं जिन पर हम अलग अलग कार्यक्रमों में, अर्थात में खर्चा पानी में सिद्धांत चर्चा करते रहे हैं कि लोगों के हाथ में पैसे रखे जाने चाहिए, डिमांड बढ़ाई जानी चाहिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने चाहिए। ये सब चीजें चर्चा में है। उन्होंने वो सारी बातें दोबारा मुख्य एजेंडे के बीच में लेकर आए हैं। पर जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि सरकार को नोट छापने चाहिए या सरकार को करेंसी प्रिंट करना चाहिए या फिस्कल डेफिसिट को मोनेटाइज करना चाहिए, ये बहस यहां से फिर दोबारा शुरू होती है और इसके कई सारे आयाम हैं। पहली चीज तो हमें पता नहीं कि सरकार मोनेटाइज कर भी रही है कि नहीं, नोट छाप भी रही है कि नहीं छाप रही है, क्योंकि जितना पैसा गवर्नमेंट के कर्ज कार्यक्रम में पिछले एक साल में, मतलब पिछले साल मार्च से लेकर अभी तक दिया गया है वो पैसा भारत की जो टोटल बचत आपको सिस्टम में बैंकों के पास दिखाई देती, उसकी तुलना में उसमें एक असंतुलन दिखता है। तो कहीं ना कहीं फिस्कल डेफिसिट का मॉनेटाइजेशन हो रहा है। आरबीआई इसकी तरफ स्पष्ट रूप से संकेत नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं मॉनेटाइजेशन हो रहा है। पर वो मॉनेटाइजेशन सरकार को कर्ज देने में हो रहा है। ये सुनना हमेशा हमारे लिए अच्छा लगता है, और होता भी है कि अगर सरकार नोट नहीं छापेगी तो अभी नहीं तो कब छापेगी, लोगों के हाथ में पैसे जाने चाहिए। अब इस बहस के दो हिस्से जो हमें समझना जरूरी है, क्योंकि सप्ताहांत है तो लोग इस पर विचार कर सकते हैं। हमेशा जब हम मॉनेटाइजेशन की बात करते हैं, नोट छापने की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में अमेरिका या यूरोप आते हैं, जिन्होंने पिछले एक साल में, 1.5 साल में इतने डॉलर छापे या इतने यूरो छापे और उससे लोगों के हाथ में पैसा रखा, लोगों की बचत सुरक्षित की, लोगों की आय बढ़ाई, उन्हें बहुत तरीके के बेनिफिट दिए। तो वो जो पैसा उन्होंने छापा था या जो करेंसी उन्होंने छापी थी, वो करेंसी लोगों के पास ट्रांसफर होकर गई और उसने उन्हें इस मंदी में, बेकारी में बचने में मदद की। पहली चीज। दूसरी चीज, जिन अर्थव्यवस्थाओं ने करेंसी ज्यादा प्रिंट की, वो अर्थव्यवस्थाएं प्रोडक्शन के लेवल में सरप्लस प्रोडक्शन वाली इकोनॉमीज हैं। यानी अभी अगर वहां के लोग कोविड वैक्सीन लगने के बाद, लॉकडाउन खत्म होने के बाद, कोविड के प्रोटोकॉल खत्म होने के बाद बाजार में निकलेंगे, तो वहां इतना माल और सामान मौजूद है कि कीमतें नहीं बढ़ेंगी।
बहुत मामूली महंगाई बढ़ने की स्थिति आ रही है, 1% 1.25% की। उसी पर अमेरिका में कोहराम तूफान मचा हुआ है, शेयर बाजार हिले जा रहे हैं। अरे अमेरिका में इन्फ्लेशन वापस लौटी, 1% इन्फ्लेशन, 1.5% इन्फ्लेशन वापस लौट रही है। हमसे पूछिए, हम तो 12% की इन्फ्लेशन सर पे लिए बैठे रहते हैं हमेशा भारतीय अर्थव्यवस्था में औसतन। और जो आंकड़ा भी आधा अधूरा है, वास्तविक रूप से तो 14, 15, 16% तक हो सकती है लोकल मार्केट में। तो पहली चीज तो यह कि अगर सरकार करेंसी प्रिंट करने जा रही है तो उस करेंसी प्रिंटिंग का मतलब है कि सरकार राजकोषीय घाटा बढ़ाने जा रही है। और अगर राजकोषीय घाटा बढ़ाने जा रही है तो उदय कोटक के सवाल के साथ यह बहस जरूर खड़ी होगी कि भारत के फिस्कल डेफिसिट की क्वालिटी क्या है। अगर आप करेंसी प्रिंट कर रहे हैं और प्रिंट करने के बाद सरकार के खर्चों में इस्तेमाल किए दे रहे हैं, लोगों के हाथ में कोई पैसा नहीं जा रहा है, आपके पास डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की कोई स्कीम नहीं, पूरा साल भर निकल गया 150, 250, 200 रुपए महिलाओं के खाते में डालने के अलावा सरकार ने कोविड के तरह से कोई अतिरिक्त सहायता, छोड़िए मध्यम वर्ग को जो सबसे निचले तबके के लोग थे, जो पिछले साल प्रवास करके गए थे या जिनकी नौकरियां आज गई, जिनके आंकड़े पर हम आज चर्चा करेंगे, डबल डिजिट की अनएम्प्लॉयमेंट, उन्हें देने का कोई सिस्टम बनाया क्या? कुछ नहीं, कोई ढांचा नहीं दिया। सरकार तो जो टैक्स ले रही है हमसे, उसके बदले हमको दवा और ऑक्सीजन भी नहीं दे पाती। तो पहली चीज तो ये कि अगर आप करेंसी प्रिंट कर रहे हैं तो उस करेंसी की प्रिंटिंग क्या इस विशाल ब्यूरोक्रेसी के पेट में जाएगी? भारत के सरकार के खर्च में जो अपारदर्शिता है, जो भ्रष्टाचार है, जो लूट है, वो स्थापित है, उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं। तो पहली चीज तो ये कि अगर हम करेंसी प्रिंट कर रहे हैं या राजकोषीय घाटा बढ़ा रहे हैं, ये दोनों चीजें एक ही जैसी हैं, ये दोनों समानार्थी हैं इकोनॉमी की भाषा में। क्या फिस्कल डेफिसिट को मॉनेटाइज करें, बाजार से ज्यादा कर्ज ले, क्योंकि अगर आरबीआई करेंसी प्रिंट करेगा तो सरकार को देगा, तो सरकार को ऐसे तो देगा नहीं कि बैग लेकर चला जाएगा। सरकार अपने बॉन्ड लेकर जाएगी, वो बॉन्ड बैंकों के जरिए सब्सक्राइब किए जाएंगे, वो पैसा बैंकों को दिया जाएगा। पिछले साल 3 लाख करोड़ रुपए आरबीआई ने अलग से छोड़े बैंकों में। इस साल जीसैप और बहुत सारी विंडोज खोली जिससे बॉन्ड मार्केट से में सरकार को पैसा मिल जाए। सरकार को तो पैसा मिल रहा है, लेकिन वो पैसा लोगों के पास पहुंच रहा है क्या? वो जो पैसा पिछले साल कर्ज के तौर पर उठाया गया, उसमें से कितना पैसा लोगों की जिंदगी बेहतर करने में लगा? नहीं तो लोगों की आय बढ़ी होती, लोगों की बचत बढ़ी होती। पहला सवाल ये। दूसरा सवाल जो हमेशा करेंसी प्रिंटिंग के साथ उठाया जाता है उसे भी समझ लेना जरूरी है। हमारे फैसले हमारे अपने विवेक पर होते हैं कि एक बात कही जाती है जो व्यवहारिक बात है कि अगर आपकी अर्थव्यवस्था में उत्पादन कम है और पैसा ज्यादा होगा तो कीमतें बढ़ जाएंगी। स्वाभाविक सी बात है कि अगर आपके यहाँ लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा और उत्पादन कम है तो महंगाई बढ़ेगी। अब यहाँ 2 चीजें ध्यान रखना जरूरी है उदय कोटक के सुझाव के संदर्भ में समझना। पहली चीज ये, हाँ, भारत में लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा दिया जा सकता है, तर्क है क्योंकि भारत के उद्योग अभी फिलहाल मंदी से पहले अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। सीएमआई की रिपोर्ट कहती है सिद्धांत की औसतन 47 से 50% या 52% के आसपास कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन अक्रॉस द इंडस्ट्री हो रहा है। यानी एक इंडस्ट्री अगर 100 टी शर्ट्स बना सकती है तो वो 85 टी शर्ट्स बना रही है। तो इसका मतलब अगर लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा तो कंपनियां अपना उत्पादन बढ़ा सकती हैं और उत्पादन बढ़ने से बाजार में ज्यादा पैसा आएगा। ये सैद्धांतिक रूप से सही दिखाई देता है। लेकिन इसके पीछे एक और महत्वपूर्ण बात है जो हमारे कंधे के पीछे से झांकती है कि अभी जब मांग नहीं है हमारे पास, तब तो हम इतनी भयानक महंगाई देख रहे हैं। जब मांग नहीं है तब जब भारत में होटल नहीं चल रहे हैं, भारत में रेस्टोरेंट नहीं चल रहे हैं, ये सब बंद है, उसके बाद भी खाद्य तेल की कीमत 62 से 65% बढ़ चुकी है। जब पेट्रोल महीने भर से लॉकडाउन चल रहा है, गाड़ियां कम मूव कर रही हैं, तब भी पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ चुकी है। हर चीज की महंगाई बढ़ी हुई है। तो करेंसी लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा रख देने के बाद इस बात की कोई गारंटी नहीं कि कंपनियां कीमतें नहीं बढ़ाएंगी, शॉर्टेजेस का फायदा नहीं उठाएंगी। ये एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज है। तो जब आप मनी सप्लाइड इकोनॉमी को हैंडल करते हैं तो बहुत बड़ी चुनौती आती है कि आप सप्लाई भी मार्केट में अवेलेबल कराएं। हमने उन चीजों की सप्लाई भी बाजार में रेगुलेट होते नहीं देखी सिद्धांत, जो सरकार संभाल रही थी कोविड के दौरान। दवाएं नहीं मिली लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिले। तो अब ये बहस 2 जगह खड़ी हुई है। सरकार अगर करेंसी प्रिंट करना चाहती है करे, पर वो चैनल तो बनाए जिसके जरिए हमारे आपके पास तक वो पैसा पहुंचे। तो लोग तो नौकरियों से एक झटके में निकाल दिए जाते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। सरकार ने अपनी स्कीमों में जो पैसा देना शुरू किया है डेली वेजेस, वो 200 रुपए से भी कम है। तो पहली चीज है। दूसरी चीज है, इस बात को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि बाजार में अगर करेंसी ज्यादा बढ़ेगी या मनी की सप्लाई ज्यादा बढ़ेगी तो कीमतें नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि सरकार कीमतें बढ़ना नहीं रोक पा रही बल्कि खुद ही कीमत बढ़ा रही। तो फिर इसका जो साइड इफेक्ट है, क्यों दुनिया भर की इकोनॉमीज भारत में करेंसी प्रिंटिंग को अनुचित मानती हैं और अमेरिका और यूरोप में सही मानती हैं,
हैं। यहाँ पर हमारे हमारे बहुत सारे लोग जो फर्क नहीं समझ पाते हैं, वो इसे पश्चिम के नजरिए से वहां से देखते हैं। वो इसलिए मानती हैं सिद्धांत क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में महंगाई पहले से मौजूद है, शॉर्टेजेस पहले से मौजूद हैं, एक इनएफिशिएंट सरकार पहले से मौजूद है जो पैसा तो लेती है लेकिन हमें उसका कोई रिटर्न नहीं देती। ऐसे सिस्टम में जब मनी सप्लाई बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो करेंसी टूटती है, रुपए में कमजोरी आती है। तो अगर हम करेंसी छापते हैं, हम महंगाई बढ़ाते हैं, हम फिस्कल डेफिसिट बढ़ाते हैं, तो हमें इस बात के लिए भी तैयार लगा रहना चाहिए कि उसका साइड इफेक्ट हमें करेंसी पर, मुद्रा पर दिखाई देगा। सरकार का डेट, कर्ज 90% के आसपास है इस समय। आज की परिस्थिति में कितना कर्ज आप ले जाओगे? क्या आप 100% से ऊपर ले जाओगे? जैसे अमेरिका में 100% से ऊपर है, पर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में जितने डॉलर छपते हैं उसमें से काफी कुछ डॉलर बाहर जाते हैं विदेश में, क्योंकि वो दुनिया की फिएट करेंसी है। तो यह बहस यहां पर खड़ी हुई है। सरकार चुप है, मौन है। 2 महीने 3 महीने होने आ रहे हैं लगभग दूसरी वेव को आए हुए। पिछली बार तो अभी तक बहुत सारी घोषणाएं हो चुकी थी, आपको याद होगा। इधर कहीं कोई घोषणा नहीं है, सब शांत है, सरकार भी चुपचाप बैठी हुई है चीजों को इसी तरीके से चलने के लिए। ये उदय कोटक के प्रस्ताव की वास्तविकता है। रिजर्व बैंक ने अभी तक ऐसी कोई घोषणा नहीं की है कि वो मॉनिटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट के पक्ष में दिखता है। अगली खबर पे चलते हैं शुमान जी। अगली खबर आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट को लेकर है। आरबीआई ने कहा है कि बैंक फ्रॉड्स घटे हैं पैंडेमिक में 25% तक। उन्होंने कहा है कि इकोनॉमी को लॉस उतना नहीं हुआ है जितना पिछले साल हुआ था। उन्होंने कहा है कि इक्विटी मार्केट एक बबल है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा और भी बहुत सारी घोषणाएं और उनके बिटवीन द लाइंस जो है उनके मतलब। अंशुमान जी। सिद्धांत, आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट का इंतजार हमेशा होता है क्योंकि भारत के केंद्रीय बैंकर की एनुअल रिपोर्ट हमें भारत के मॉनेटरी सिस्टम की वास्तविकता बताती है। और बहुत सारे लोग जो खर्चा पानी या ललन टॉप के शो देखते हैं, अर्थात के शो देखते हैं, वो मुझे जानकारी बढ़ाने में बहुत उत्सुक दिखने वाले लोग हैं जो बहुत सारे सवाल पूछते हैं। और ये उत्सुकता अच्छी है क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप जानिए, तभी आप सही सवाल पूछ पाएंगे। उनके लिए आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट एक तरीके की बुक है, किताब है, एक शिक्षा की पुस्तक है जो पढ़ी जानी चाहिए। बुनियादी रूप से जब हम लोग इकोनॉमिक्स की रिपोर्टिंग शुरू करते थे तो कुछ किताबें हमको हर साल पढ़ने के लिए बताई जाती थी। आज भी मेरे पास पिछले 20 साल की आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट, अब तो डिजिटल फॉर्मेट में थी, पहले डिजिटल नहीं आती थी, तो हम आरबीआई के दफ्तर जाके उसको लेके आते थे, वो अभी भी उपलब्ध है। आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें होती, बहुत सारा डेटा होता, पूरे साल आप उसको कोट कर सकते हैं। इसके बाद आपको किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, जो उसमें छपा है वो वास्तविक और सच है। और उसमें मैक्रो इकोनॉमी का, मॉनेटरी चीजों का, दुनिया का बहुत सारा डेटा होता है जिसको कि हम आधिकारिक रूप से मानते हैं क्योंकि केंद्रीय बैंकर का डेटा है। 3-4 बड़ी चीजें इस रिपोर्ट में निकल कर आई हैं। पहली चीज है कि आरबीआई ने कहा है कि पहले फेज में, पहली लहर के दौरान अर्थव्यवस्था को जितना नुकसान हुआ था उतना इस बार नहीं हुआ है। हालांकि आरबीआई इफी है थोड़ा। आरबीआई कह रहा है कि भी अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा है, हमारे लिए कहना मुश्किल है कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन अपेरेंटली उतना नुकसान नहीं दिखता। लेकिन उतनी तेजी से अर्थव्यवस्था में वापसी भी नहीं होगी जिसकी उम्मीद हमने पिछले साल की थी, क्योंकि दूसरी वेव का जो डिवास्टेशन है लोगों के हेल्थ पर वो बहुत बड़ा है और भारत के समाज में, सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में इसका असर काफी गहरा है। हम उसे आंकने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, बैंकों की सेहत थोड़ी सी बेहतर है, ये आरबीआई ने कहा है, क्योंकि पिछले साल बैंकों को संभाला गया था मंदी के दौरान। सूचना की दृष्टि से आरबीआई ने बताया है कि 2000 रुपए के नोट्स का सर्कुलेशन 27% कम हो गया है डिमोनेटाइजेशन के पीक से लेकर अभी तक। 100 रुपए के नोट का सर्कुलेशन भी पिछले साल कम हुआ है, 500 रुपए के नोट का सर्कुलेशन बढ़ा है, ये सूचना है। पर चेतावनी की दृष्टि से 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आरबीआई ने फिर, ये शायद मुझे लगता है सिद्धांत पिछले साल से चौथी बार है जब रिजर्व बैंक ने अपने किसी आधिकारिक दस्तावेज में, और उसे आप नकार नहीं सकते हो, भारत का केंद्रीय बैंक है, उसकी बात पर हम भरोसा करते, उसने फिर कहा है कि भारतीय स्टॉक मार्केट में बबल बन रहा है, इक्विटी बबल बन रहा है। और इस बार उसने स्पेसिफिकली लॉजिक के साथ कहा है कि जितना प्राइस शेयर का बढ़ा है या शेयर मार्केट का बढ़ा है, वो अगर इकोनॉमी के कॉन्ट्रैक्शन की तुलना में देखा जाए, रियल इकोनॉमी में देखा जाए, जहां -8 से 9% की गिरावट है, तो इन दोनों के बीच में कोई मैच नहीं दिखता। रिजर्व बैंक का यह कहना काफी मूल्यवान है, काफी कीमती है। इससे एक चीज तो साबित होती है, शेयर बाजार की अपनी मैट्रिक्स है, शेयर बाजार अपने तरीके से बढ़ता है। शेयर बाजार की बढ़ोतरी पर हम इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि वहां कुछ लोग हैं, कुछ कंपनियां हैं, पर रिजर्व बैंक ने एक चीज तो कही है, जो बात हमें स्वीकार करनी चाहिए,
कि भारत का स्टॉक मार्केट भारत की रियल इकोनॉमी का मिरर नहीं रह गया है। हमने जब कोविड की मौतों का कोहराम देखा बुरी तरह से इकोनॉमी को टूटते देखा, तब भी स्टॉक मार्केट बढ़ रहा था। स्टॉक मार्केट में निवेशकों के लिए इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। तो रिजर्व बैंक ने ये बात महत्वपूर्ण ढंग से रखी है, तो ये चेतावनी भी है, ये एक किस्म का अलर्ट भी है, और ये एक किस्म का इकोनॉमिक गैप भी है भारत के रियल मार्केट में और भारत के स्टॉक मार्केट में। ये चीजें हैं। इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी चीजें हैं जो फाइन प्रिंट्स में है। इसके अंदर हम लोग अगले खर्चा पानी के संस्करण में आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट से कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें निकाल के लाएंगे जिन पर चर्चा करेंगे। चलते चलते अंशुमान जी, बेरोजगारी का, अनएम्प्लॉयमेंट का एक डेटा आया है, उस पर जल्दी से बात करते हैं, फिर एपिसोड को बंद करते हैं। हाँ, जो बात आरबीआई ने कही वो बात इस डेटा में रिफ्लेक्ट होती है, जहां हमने बात छोड़ी थी कि रियल इकोनॉमी में बेकारी, भयानक बेकारी है। सीएमआई का जो आंकड़ा हमारे पास आया है मंथ ऑन मंथ का, वो 23 मई को भारत में बेकारी की दर डबल डिजिट में पहुंच गई, यानी करीब 14.5% के आसपास हो गई, जो कि सरप्राइजिंग है, क्योंकि भारत में आमतौर पर किसी भी परिस्थिति में डबल डिजिट अनएम्प्लॉयमेंट नहीं देखी गई थी। पिछले साल जब लंबा लॉकडाउन हुआ था मार्च अप्रैल मई में, तभी हमने भारत में बेकारी की दर को दोहरे अंकों में पहुंचते देखा था। इस बार के लॉकडाउन में फर्क है। इस बार के लॉकडाउन में वैसा लॉकडाउन नहीं कि सारी कंपनियां, फैक्ट्रियां सब बंद है। फैक्ट्रियां खुली हुई हैं आधिकारिक रूप से, कर्फ्यू पास लेकर कर्मचारी वहां काम करने जा रहे हैं। थोड़े समय के लिए बाजार भी खुलते हैं, 2-3-4 घंटे के लिए। उस परिस्थिति में भी अगर बेकारी की दर डबल डिजिट में जाती है, तो इसका मतलब यह है कि जो चलते हुए काम है वो भले ही सरकार के रिकॉर्ड में खुले हुए हैं, पर वहां काम नहीं हो रहा है, वहां लोग नहीं जा रहे हैं काम करने के लिए, या लोग ज्यादा निकाले जा रहे हैं ज्यादा लोगों की नौकरियां इस दौरान दोबारा गई हैं, जो इससे पहले गई थी। पहले तो जिन लोगों की नौकरियां थी उनकी वापस नहीं आई थी। और इसके अलावा एक चीज और इसमें महत्वपूर्ण है कि इस बार ग्रामीण इलाकों में बेकारी की दर में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल हमने ऐसी परिस्थिति नहीं देखी थी, बल्कि ग्रामीण इलाकों ने शहरों से गए हुए लोगों को शरण दी थी, सहारा दिया था, और वहां बेकारी की दर कम थी, शहरी इलाकों में ज्यादा थी। जो मूविंग एवरेज है 30 दिन का, वो डबल डिजिट में है, 10% से ऊपर है। ये बड़ी चिंता की बात है। फिलहाल सरकार अभी इस मामले में कुछ स्पष्ट नहीं कर पा रही है। हमें यह भी नहीं पता कि लॉकडाउन को लेकर कब अनिश्चितता दूर होगी। किसी 1-2 राज्य ने तो शायद लॉकडाउन को बढ़ा भी दिया है जून के मध्य तक। तो अभी तो बड़े राज्यों के बारे में नहीं पता है कि वो लॉकडाउन को कब तक एक्सटेंड करेंगे या कब तक उसको खत्म करेंगे। इस अनिश्चितता के बीच हम खड़े हुए हैं। ये परिस्थिति है। उदय कोटक नोट छापने के लिए कह रहे हैं, रिजर्व बैंक महंगाई रोकने के लिए कह रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां और राष्ट्रीय एजेंसियां बढ़ती हुई बेकारी हमें बता रही हैं। ये 3 चीजें हमारे सामने मेज पर रखी हुई हैं। जी, तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी। आपको कैसा लगा, क्या राय है, क्या सुझाव है, क्या शिकायत है, सब कुछ बताइए वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर, हम सुनेंगे आपकी बात। अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे सोमवार को, संडे को आएगा अर्थात, देखिएगा जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।